नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको एकदम समय पे मिले। और जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम यूपी पुलिस प्रैक्टिस बेंच चलाया हुआ है और जिसमें हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की या उनके जैसे क्वेश्चनों की लगातार क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारी जो आज की क्लास है, ये 15वीं क्लास है हमारी, और इसमें आज हम रीजनिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और उम्मीद है आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर किया करें। और एक और बात है कि अगर आप वीडियो देखते हो तो कई बार देख लीजिए, अपनी जो क्वालिटी है ऑटो होके 144 पे होती है, तो अगर आप थोड़ी क्वालिटी ठीक रखें 360 पे, तो आपको वीडियो क्वालिटी बिल्कुल बेहतर समझ में आए या जो चीज़ें हैं आपको बेहतर दिखें। खैर, जो भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए। फिलहाल आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कि इससे जो है सही संबंध हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ, कुवैत। और कुवैत की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, दिनार। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कुवैत की मुद्रा क्या होती है, दिनार होती है, आप अच्छे से जानते हैं। और अब इन ऑप्शनों की बात करें तो यहाँ पे यूके। अब यूके की मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है। जापान की येन है, युआन तो चीन की है। ईरान की क्या है, ईरानी रियाल है। बांग्लादेश की क्या है, टका है। तो अगर बिल्कुल ठीक देखें, जैसे कि यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है मुद्रा, तो उस हिसाब से बांग्लादेश की मुद्रा बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, बांग्लादेश की टका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है और इस शब्द के अक्षरों का एक बार प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी कि जो इसमें एक बार है उसका एक ही बार प्रयोग करना है, 2 बार है आप उसका 2 बार प्रयोग कर लीजिए। जैसे अगर आप एक एक शब्द को देखिएगा ध्यान से कि एम है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको 2 एम मिल रहे हैं, तो अगर इसमें 2 एम है तो दोनों की पूर्ति हो जाएगी। आई की बात करेंगे आप तो आई भी आपको आराम से 2 मिल जाएंगे, बल्कि 3 है यहाँ तो 3 ही मिल जाएंगे आपको। एन की बात करें, एन मिल जाएगा आपको। जेड की बात करिए, जेड मिल गया। ई भी मिल जाएगा, सारे के सारे लेटर मिल रहे हैं। ऐसे देखिए, पी मिल रहा है आपको, आर आई एम ई यहाँ पे मिल जा रहे हैं, एक एक बार सब मिल गए हैं, तो ये भी बन जाएगा। रिमेंबर की बात बाद में कर लेंगे, क्योंकि यही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बी जो है ना, बी इसमें कहीं भी नहीं है। अगर बात करें तो ई भी एक बार इसमें है और यहाँ पे 2 है, तो 2 ई नहीं मिल सकती आपको, 3 बल्कि इसमें तो चाहिए। आर भी देखिए एक बार है इसमें यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 बार चाहिएगा, तो ये शब्द बिल्कुल नहीं बनेगा। सिंपल आप बी से पहचान लीजिए, किसी से पहचान लीजिए, कई ऐसे लेटर है इसमें जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, तो ये सब बिल्कुल नहीं बनेगा, ये भी आराम से बन जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आप ध्यान से देखेंगे तो बी देखिए, बी तो कहीं भी नहीं है, तो ये बी कहाँ से लाओगे, दोबारा प्रयोग करके भी नहीं ला सकते सो तो आप। वैसे आर ई वगैरह भी देखोगे तो ये भी है ना, एक्स्ट्रा चाहिए इसमें, और वो है नहीं यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा इसमें, सी होगा। और चलते हैं अगले सवाल। तो इस सवाल को देखिए क्या कहा है, बेजोड़ का चयन कीजिए या विषम चुनिए जो इनमें अलग है या भिन्न। आप इसे विषम भी कह सकते हैं और भिन्न भी कह सकते हैं, जो अलग होगा वो बताना है। तो चलिए देखिए, बताइए आप लोग, है ना, ऑप्शन में कमेंट करिए कि कौन सा आंसर आपका हो सकता है। और उम्मीद है आपको आराम से समझ में आ रहा है, आपका सही है जवाब। देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं, उद्यम से हमें क्या मिलेगी, सफलता। उद्यम करने से इंसान को क्या मिलती है, सफलता। उद्यम व्यापार वगैरह करेंगे तो उससे जीवन में सफलता मिलेगी। अगर अपराध करेगा कोई तो उससे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अपराध करने के बाद क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। व्यायाम करने से क्या मिलेगा, स्वास्थ्य। आप व्यायाम करेंगे तो आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन निर्णय से या तो न्याय मिलेगा, किसी के फैसले से या तो न्याय मिलेगा, या फिर क्या, अन्याय। अधिवक्ता तो नहीं मिलेगा, है ना। तो आंसर क्या है यहाँ पे, अगर बिल्कुल अलग की बात करें तो डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि इनमें से किन संख्याओं को 12 और 15 को बदले, यानी कि 12 को और 15 को इन्हें बदले, तब बात बनेगी। या फिर 12 को और 16 को, 12 को और 16 को बदल दें, या फिर 6 और 12 को, 6 को और 12 को बदल दें, तब कब, या 15 या 16 को इन्हें बदलें। तो चलिए ट्राई करते हैं कि किसको बदलना चाहिए। और या तो आप एक एक करके ऑप्शन चेक करिए, या फिर हम पहले सी चेक करते हैं कि अगर मैं 6 को और 12 को बदल दूं तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, 12
गुणा कितना 5, भाग कितना 15 और प्लस कितना 16 -14। तो हमने यहाँ 6 की जगह 12 लिख दिया और 12 की जगह क्या लिख देंगे हम 6। देखते हैं ये ठीक आएगा क्या। तो ये चीज़ है, पहले भाग होगा तो 12 गुणा 5 और भाग किससे होगा 15 से होगा, प्लस 16 माइनस के 14। तो देखिए चलिए 5 दिए 15 और 3 चौक 12, तो ये काट दे 3 बार, ये इससे 4 बार कट गया, तो 4 प्लस 16 माइनस 14 बराबर 6। देखिए प्लस को जोड़ दीजिए, 16 और 4 कितने हो गए 20 और 20 में से 14 घटाइए, तो क्या दोनों बराबर आ गए, बिल्कुल आ गए। तो देखिए हमने सी उठाया, वैसे ही एक आइडिया था कि भाई चलो सी देखते हैं ट्राई करके, वरना ए देखते फिर बी देखते फिर डी देखते। तो आप अल्टरनेटली उठा सकते हो कि सी उठा लिया, बी उठा लिया, ए उठा लिया और चेक करके देख सकते हो जो भी आपका आंसर हो, है ना। जितनी स्पीड से करेंगे उतना बेहतर रहेगा। फिलहाल आंसर सी है और चलते हैं अगले सवाल में। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में CHEC को 110, करेक्ट को 114 लिखा जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उस भाषा में रोंग को कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे है इस सवाल में क्या हुआ है। सवाल है CHEC के, इसको लिखा है 110। अब देखिए इसका नंबर क्या है 3, इसका 8, इसका 5, इसका 3, इसका 11। जाहिर सी बात है ना, जोड़ के तो 110 आ नहीं रहा, तो उल्टों के लेते हैं। उल्टे के लिए हम सबको किस में से घटाएंगे 27 में से। उल्टे अंक क्या नंबर पता करने के लिए हम 27 में तक घटा रहे। 27 में 3 गए तो कितना आ गए 24, 27 में से 8 गए तो कितना आए 19, 27 में से 5 गए तो कितने आए 22, 27 में 3 गए तो कितना आए 24, 27 में से 11 गए तो कितना आया 16। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, देखिए 20 और 10 30 और 20 50 और 20 70 80 और देखिए 4 और 9 13, 2 15 और 19 24, नहीं 25 आएगा भाई। तो 5 8 और 2 10, कितना आ गया 105। तो 105 है और ये है 110। तो ये कितने थे 1 2 3 4 5, गिनती में 5 थे, 5 को और ऐड कर दीजिए इसमें, तो भाई ये हो गया 110। अब इसे देखिए दूसरे वाले को, करेक्ट को, CORRECT 3 15 18 18 5 3 20 और किस में से घटाई ने 27 में से घटाइए, 27 में से सबको घटा दीजिए। जैसे कि ऊपर देखा था उल्टे के लिए हमने कर लिया, तो 27 में 3 गए तो कितने आ गए भाई 24, 27 में से 15 गए तो बचे 12, 27 में से 18 गए तो कितने 2। अगर कोई नया है व्यक्ति तो उसे पता होगा कि विपरीत अंकों का योग 27 होता है, तो हम 27 में से घटा के विपरीत का पता कर रहे हैं। 27 में 5 गए तो कितने 22 और भाई ये 27 में से 3 गए तो कितना 24, 27 में से 20 गए तो कितने 7। इनके जोड़ के देखिए आप, तो ये बैठ रहा है 107 और ये गिनती में कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। तो इनका जोड़ कितना दिया हुआ था 114, तो हो गया ना 114। तो बेसिकली आपको क्या समझ आ रहा भाई, जो भी नंबर है उनकी विपरीत कर लो, ठीक है, और उनको जोड़ लो और जोड़ में जितनी संख्या है उसे जोड़ दो, तो नंबर आ गया जो यहाँ दिया हुआ है। ऐसे यहाँ करा, विपरीत को जोड़ा और यहाँ कितने थे 7 थे, तो 7 जोड़ दे 114। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे रोंग में करेंगे, इसके नंबर लिखेंगे पहले। तो चलिए WRONG, ये 23 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 7 है। तो सबको क्या ना किस में से घटाएंगे हम 27 में से घटाएंगे, 27 में से। 27 में 23 गए तो कितने बचे 4 बचे, 27 में से 18 गए तो कितने बचे भाई 9 बचे, 27 में से 15 गए तो बचे 12 और 27 में 14 गए तो बचे 13, 27 में 7 गए तो 20 बचे। ये जोड़िए आप 20 40, तो यही हो गए, और 3 और 2 5 और 9 9 18, कितने हो गए 58 हो गया ना। और कितने थे 1 2 3 4 5 ये थे अलग से, 5 और जोड़ दीजिए तो कितने बैठ गए 63। तो इनका जो जोड़ है वो कितना आया है 63 आ गया, जो कि आपका आंसर ही है। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करिए। देखिए सवाल क्या है, यदि महीने का 5वां दिन शनिवार है तो महीने के 26वें दिन से चौथा दिन कौन सा होगा, ये हमें बताना है। खैर चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 26वें दिन का पता करते हैं। चलिए तो 26 में से क्या करेंगे
जो बड़ी तारीख है ना 26, उसमें से 5वें दिन यानी कि 5 तारीख घटा देंगे और इसे किससे भाग देंगे हम 7 से, क्योंकि एक सप्ताह कितने दिन का होता है 7 का। तो फिर से बता रहा हूँ, बड़ी तारीख में से छोटी तारीख घटा लो, 26 में से 5 घटा लो, कितना हो गया 21। 21 को 7 से भाग दो, पूरा पूरा कट गया कितनी बार 7 या 21, तो शेषफल कितना बचा 0। यानी कि 26 तारीख को भी कौन सा दिन पड़ेगा भाई, यही पड़ेगा शनिवार। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 5 है, 5 में 7 जोड़िए आप, तो 7 और 5 12, 12 तारीख को भी शनिवार पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19, 19 तारीख का भी क्या पड़ेगा शनिवार पड़ेगा, फिर उसमें 7 जोड़िए कितना 26, 26 को भी क्या पड़ेगा शनिवार पड़ेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, हर 7 दिन बाद सेम दिन पड़ता है, तो 26 तारीख को क्या पड़ेगा शनिवार पड़ेगा। लेकिन सवाल का उत्तर ये नहीं है, उससे चौथा दिन बताना। अब शनिवार से चौथा दिन, शनिवार से चौथा दिन तो रविवार, अगला दिन क्या पड़ेगा पहला रविवार, दूसरा क्या पड़ेगा भाई सोमवार, तीसरा क्या पड़ेगा मंगलवार, और चौथा क्या पड़ेगा बुधवार। तो शनिवार से चौथा दिन तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्या पड़ेगा बुधवार। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या होगा सी, बुधवार। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग एक बार कि इसमें क्या करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है 184, 166, 168, 190। तो चलिए अंतर करते हैं। सबसे पहले 2 में से 1 गया, कितने का अंतर है 1 का। 11 में से 2 गए तो 9 का अंतर है। आगे देखिए 36 में से 11 तो 25 का अंतर है। अब यहाँ 49 का है भाई, 15 में से देखिए 6 गए 9 और 7 में 3 गए 4। तो हम जानते हैं अच्छे से ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये किसका 7 का वर्ग है। तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो 9 का वर्ग होना चाहिए, मतलब कि 81, और 5 और 1 6 और 8 8 16, अगर जोड़ दे तो कितना आएगा 166। और नेक्स्ट 11 का वर्ग कितना होना चाहिए 121। आप देख लीजिए अंतर कितने का 121, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 166। तो इस सवाल का आंसर हुआ भाई बी। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए भाई इस सवाल को करते हैं। तो इसमें क्या है, आपको सिंपल पता है कि आकृति जैसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और आकृति पूरी करने के लिए कहा है। तो इस आकृति में ये जगह है खाली है और ये हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे इनमें से इसको यहाँ रख दें तो ये आकृति पूरी हो जाएगी, या इसको यहाँ रख दें या फिर इसको यहाँ रख दें, तो किससे ये जो हमारी आकृति है वो पूरी हो जाएगी। देखिए अगर आप इसको देखें ध्यान से, अगर ये तो है, ये तो रोटेशन ही गलत है, क्योंकि अगर आप सर्किल कंप्लीट करने पाए तो सर्किल एटलीस्ट इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो इसमें तो सर्किल यहाँ है ही नहीं, या तो यहाँ पे है, इसमें है या इसमें है। तो इसकी तो हम साफ साफ ही बात करें तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगर हम इसकी बात करें डी की, तो देखिए यहाँ पे डी इस तरह का कट किसी भी आकृति में कहीं नहीं है, बीच में सीधा हुआ कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी गलती है एक तरीके से देखा जाए तो। और अब अगर हम इस पे बात करें तो सर्किल के बाद इस तरीके की आकृति जो है यहाँ पे ये पूरी हुई नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो कट है वो पूरा जा भी रहा है, क्रॉस पूरा कर रहा है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है। अगर हम देखें कि क्रॉस भी पूरा है, अगर हम बात करें क्रॉस भी बिल्कुल सही है, एकदम से सही, इस तरीके से पूरा का पूरा क्रॉस वो इसमें है, बी में है, और बिल्कुल जो हमारा सर्किल है वो भी यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से आप ऑप्शनों को देख के एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा गलत है यहाँ पे, तो आपको सही आंसर का पता लग जाएगा। या फिर क्या है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों कर सकते हैं। आपको पता है कि आपका जो पेपर होगा वो पेपर शीट पे होगा, आप वहीं पे क्या करिए आकृति को पूरी कर दीजिए। अगर आप थोड़े से भी ध्यान से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भाई ये सर्किल यहाँ इस तरीके से पूरा होगा, ये लाइन जो है जैसे ये गई है तो इस तरीके से आप इसे यहाँ तक लाएं तो इस तरीके से होगा। अगर इस वाले रेक्टेंगल को आप पूरा करते हैं तो इस तरीके से पूरा होगा, इसको अगर आप पूरा करते हैं तो इस तरीके से पूरा होगा, और जिस तरीके से ये वाली लाइन है और अगर आप इसे पूरा करते हैं तो इस तरीके से, तो ये जो पार्ट है ये किससे मैच कर रहा है ना। तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि इससे मैच जो है वो कर जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हुआ, बी हुआ। तो उम्मीद आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए आप भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ई बी का पिता है, ए डी की भाभी है, बी सी का इकलौता विवाहित पुत्र है और एफ बी का साला है। डी सी की अविवाहित संतान है। ए ई से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन ये रहे पुत्री, पुत्रवधू, बहन या पुत्र। तो देखिए कितने सदस्य बताए परिवार में, 6 सदस्य बताए गए। क्या कहा था, बी का पिता कौन है, ई, तो बी का पिता देखिए बी और उसका पिता कौन, ई, और यहां लगा दिया प्लस। इस तरीके से एक पीढ़ी ऊपर पिता जो है इसकी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर होगा, तो यहाँ पे पुरुष है तो प्लस लगा दिया है। तो बी का पिता है ई, यहाँ पे पढ़ा ना हमने, बी का पिता है कौन,
जो पहले था को में से ई। अब आगे देखिए, डी की भाभी ए, यहाँ पे ना तो ए है ना डी है, तो रहने दीजिए। इसमें देखिए, सी का इकलौता विवाहित पुत्र कौन है? बी। अगर बी का पिता तो ई है और सी का इकलौता विवाहित पुत्र है बी, यानी कि ये जो बी है पुत्र है किसका? सी का। तो सी और ई कौन हो जाएंगे? पति पत्नी। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बी का पिता था और सी का इकलौता विवाहित पुत्र बी है। अगर सी का पुत्र होना ऐसा और ये इसका पिता है, तो सीधी सी बात है ये दोनों पति पत्नी हो गई। और ये माता पिता हैं किसके? बी के। और इसकी ना शादी हो रही, विवाहित पुत्र है, तो इसकी कोई ना कोई वाइफ है, तो बाद में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डी की भाभी है, ये भी लाइन अभी ज्वाइंट नहीं करा पाएंगे हम। एफ बी का साला है। एफ जो है वो किसका साला है? बी का। तो ये आप ध्यान दीजिए, ये इसकी पत्नी जो भी होगी आगे देखेंगे, उसका भाई कौन हो जाएगा? एफ, ताकि बी का क्या हो गया? साला। पत्नी का जो भाई है वो साला हो गया ना, बी का साला है एफ, तो बी की पत्नी उसका भाई हो गया। सी की अविवाहित संतान कौन है? डी। ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा हुआ था सी का इकलौता विवाहित पुत्र। इकलौता पुत्र तो कौन है? बी है। और सी की एक संतान डी भी होनी है, तो बी की बहन होगी ये, डी निश्चित रूप से पुत्री होगी ये। सी की अविवाहित संतान बताई है, बी का विवाह हुआ है और बी ही इकलौता पुत्र है, तो डी अगर इनके संतान होगी तो किस रूप में हो सकती है? पुत्री के रूप में, यानी कि बी की बहन के रूप में हो सकती है। अब देखिए, अगर यहाँ की हम बात करते, ए डी की भाभी है। अब जो ए है वो किसकी भाभी है? डी की। अगर इसकी भाभी होगी ए, तो डी का ये भाई हो गया, और इसकी वाइफ कौन होगी? ए होगी ए। तब जाके डी की भाभी कौन हो गई? ए। ये जो लाइन है काफ़ी टाइम से हमारी जुड़ नहीं पा रही थी इस सवाल में, तो हमने यहाँ जोड़ दी है कि डी की भाभी, तो डी का भाई कौन हो गया? बी, और उसकी वाइफ होगी, ये खाली भी था कॉलम हमारा, तो ये आ गया यहाँ पे। फिर क्या कहा? ए ई से किस प्रकार संबंधित है? जो ए है वो किससे? ई से। तो बताओ, ए का रिश्ता बताना है, ए का किससे? ई से। तो ई का पुत्र की वाइफ है यार, तो पुत्र की वाइफ कौन हुई? पुत्र वधु। तो आंसर क्या हो गया भाई? बी, यानी कि पुत्र वधु। अब देखिए एक बार और रिपीट करते हैं। तो क्या था? कितने सदस्य बताए? 6। देखिए 6 के 6 क्या रही? 1 2 3 4 5 6, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 6 के 6 सदस्य। तो ये 6 सदस्य थे, दिमाग में था। शुरुआत कहाँ से करी? पहली लाइन से, कि जो ई है वो बी का कौन है? पिता। यहाँ पे लिख दिया। ये लाइन तो बहुत काफ़ी बाद में जुड़ी हमारे से। इसे देखिए, सी का इकलौता पुत्र कौन था? बी। अगर सी का पुत्र होना है इसको, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे, तभी तो इनका पुत्र होगा, है ना, क्योंकि ये इसका पिता है तो इसकी माँ हो जाए तो इसका पुत्र हो जाएगा, तब भी काम हो जाएगा। आगे क्या कहा? बी का साला। बी का साला, बी की कोई पत्नी होगी, उसका भाई होगा, वो साला लगेगा, एफ हो गया। डी सी के अविवाहित संतान। अगर सी की संतान होनी है, तो इन दोनों की संतान एक पुत्र रूप में, तो बी इकलौता है, तो डी को किस रूप में होना पड़ेगा यहाँ पे? है ना, इसकी बहन के रूप में होना पड़ेगा। और डी की भाभी कौन थी? ये, तो ये इसका भाई हो गया, भाई की वाइफ होगी, है ना, और ये सारी चीजें होगी, 6 के 6 हो गए। और ई से रिश्ता पूछा था ए का, तो ई का पुत्र उसकी वाइफ हुई ए, तो इस तरीके से कौन होगी? पुत्र वधु। उम्मीद है क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल क्या है? जनक अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपको ये लाइन पहले पढ़नी चाहिए, कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो इस सवाल में हमें चित्र बनाना पड़ेगा, तो चित्र जरूर बनाएंगे, क्योंकि क्या पूछ रखी है उन्होंने? दूरी। तो जैसे कि उन्होंने कहा, जनक अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, दिशा सूचक जो यंत्र है वो बना लीजिए। इधर ऊपर की तरफ हम उत्तर लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे हम दक्षिण, भाई इधर लेंगे हम पूर्व और इधर लेंगे हम पश्चिम। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? इस तरीके से हम लेंगे। और इसके अलावा आप स्वास्तिक चिन्ह बना लीजिए, जो कि आपको दाएं को बता देगा कि अगर आप उत्तर की दिशा में जा रहे हैं तो इस साइड में दायां है, पूर्व में जा रहे हो तो इधर नीचे की तरफ दायां है, दक्षिण में हो तो इधर ये क्या है आपका? दायां है, और अगर आप पश्चिम में हैं तो ऊपर की तरफ आपका क्या है? दायां है, और इसके विपरीत क्या होगा? बायां होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो पहले तो क्लियर हो जाइए ताकि दायां बायां या आपकी दिशा गलत ना हो। तो जनक अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, तो कार्यालय को यहाँ पे मान के चलिए आप, ये उसका कार्यालय का पॉइंट मान के आप चल सकते हैं। उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर इस तरीके से हम इतनी दूरी को 4 किलोमीटर मान के चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। दूरी तय करने के बाद वह बाएं, और देखिए उत्तर की ओर अगर हम देखें इधर दायां है तो इधर क्या हो जाएगा? बायां। तो इस साइड में क्या हो जाएगा? बायां। तो बायां हो गया, मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। 4 से थोड़ी कम रख लेते हैं, चलिए यहाँ तक रख लेते हैं। तो ये 3 किलोमीटर हम मान लिए। तो ये बायां मुड़ा था,
यहाँ पे आप बाएं लिख सकते हैं कि ये बायां मुड़ा था, यहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर तय करता है, पुनः बाएं मुड़ता है। अब देखिए अगर आप इस दिशा में है यानी कि पश्चिम दिशा में है, पश्चिम में, तब आपका जो है बायां नीचे बैठा है, क्योंकि दायां क्या है ऊपर है, तो बायां मुड़ता है और बाएं मुड़ता है और कितना जाता है 9 किलोमीटर चलता है, तो 9 किलोमीटर आप लिख देंगे। गौर करिए इतनी दूरी 4 है तो 4 रखिए और 5 लगभग नीचे की तरफ, 1 मिनट सीधी सी थोड़ी लाइन को कर देते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। प्रत्येक मोड़ जो है वो कितने डिग्री का है 90, वो ब्रैकेट में लास्ट में लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये 9 किलोमीटर हो गए, 4 तो सीध में और 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर लिया आपने, तो 9 किलोमीटर। फिर वह अंतिम बाएं मुड़ता है। अब यहाँ अगर देखें हम दक्षिण में इधर दाएं है, तो इधर क्या हो जाएगा यानी कि इस साइड में क्या हो जाएगा बाएं हो जाएगा। यहाँ पे हम बाएं लिख लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे बाएं मुड़ा, यहाँ पे भी वो बाएं मुड़ा था और 3 किलोमीटर चलता है, तो कितना गया यहाँ पे भी 3 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो ये 3 था, ये 3 था, तो बिल्कुल सीध में है ये सारी चीज़ें। तो रुकने के स्थान यानी कि यहाँ से और उसके कार्यालय यानी कि यहाँ के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। अब देखिए ये दूरी क्या होगी, ये न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो देखिए ये 3 है, तो ये 3 है, एक रेक्टेंगल बनना है पूरा का पूरा आयत, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 90 डिग्री वगैरह सब कुछ बता ही दिया। तो अगर ये 9 है तो ये भी कितना होगा 9 होगा। तो अगर ये पूरा क्या होगा 9 होगा और ऊपर की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी वो 4 किलोमीटर, तो 9 में से अगर आप 4 घटाएं तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की बीच की कितनी बची है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर यहाँ पे बची है। तो उम्मीद है आपको क्लियर है कि पहले हम 4 किलोमीटर इधर गए, बाएं मुड़े ये 3 किलोमीटर, बाएं मुड़े यहाँ से 9 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर यहाँ पे रुके, यहाँ के बीच की दूरी बतानी है। ये 3 और ये 3 इक्वल हो गए, तो ये 9 और ये पूरा 9 इक्वल होगा। 9 में से ऊपर के 4 घटा दिए तो नीचे का ये दूरी कितनी बची 5 किलोमीटर बची है, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल। चलिए इस सवाल को देखते हैं। निर्देश निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला आपको दे दी गई है, आपको आती भी है, अगर नहीं भी देते तब भी आपको आराम से पता है इसका। खैर, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके दाएं से 18वें अक्षर के दाएं से 5वें अक्षर कौन सा होगा। तो हम जानते हैं ये वाली साइड क्या है बाई है हमारी, बायां, और ये क्या है दायां। ये हमें पता ही है क्लियर, ये दायां है, इधर क्या होगा ये बायां होगा। तो क्या कहा आपके दाएं से, तो हमारे दाएं से इधर से बैठेगा 18वें अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वें अक्षर के दाएं से 5वां। अब इसके दाएं 5वां, तो 1 2 3 4 कौन सा बैठ गया 5। अब वापस जा रहे हैं हम, आपके दाएं से आए तो इधर से आए, और इसके दाएं जा रहे हैं तो इसका दायां इधर बैठेगा, दाईं तरफ ही तो दायां होगा इसका, और इसका बायां इधर बैठेगा। तो 1 इसको छोड़ के गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5वां अक्षर कौन सा हुआ N हुआ, जो कि हमारे आंसर ऑप्शन सी में है। और चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं। इस आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर एक त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, एक में कोई त्रिभुज उल्टा करके इस तरीके से डाल दिया जाए तो 4 नए त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं 4, तो टोटल फिलहाल कितने हुए 5। अगर एक और त्रिभुज डाल दिया जाए तो कितने त्रिभुज बनेंगे 1 2 3 4, 4 और नए त्रिभुज बनेंगे। यानी कि एक त्रिभुज के अंदर जब भी हम क्या करते हैं एक नया त्रिभुज डालते हैं तो 1 2 3 4 त्रिभुज बनते हैं। अगर एक और डाल दें इसके अंदर त्रिभुज ऐसे तो 4 और बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल इसमें और इसमें बात करें तो बस इस लाइन का फर्क है, ये लाइन और ऐड करें तो 1 और 1 2 और एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे फिलहाल इस लाइन से। तो 4 4 8 और 2 10 और 1 11, तो इसमें फिलहाल कितने त्रिभुज हैं भाई 11 त्रिभुज है। तो हमारा आंसर हो गया क्या है बी। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए। कहा एक निश्चित कूट भाषा में ANNUAL को OZFMMJ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी तरीके से BARREL को OVIIZY के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में BOTTLE को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो देखिए ट्राई करिए और गौर से देखने पे आपको एक बार एक काम करिए, पहले ना इनको लिख लीजिए ऊपर नीचे, इससे ना काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें, आपको पता ही है इस बात का। OZFMMZ। तो देखिए अगर गौर से देखें तो आज मुजफ्फरनगर, FU आज, LO, मतलब हम जान गए हैं कि विपरीत लिखे हैं उल्टे करके, विपरीत अपोजिट लिखे हैं, या इन एक तरीके से कह लीजिए इनका सम कितना है 27 है। 1 और ये 26 हो गए ना 27, 14 और M 13 हो गए 27, 14 और 13 इस तरीके से हो गए 27, 21 और 6 हो गए 27, 1 और 26 हो गए 27, 12 और 15
तो ये तो आज 22 दूध वाला ये वाला जो तरीका है विपरीत याद करने का वो उससे कर लीजिए। इसमें देख लीजिए BARREL और ये क्या है OVIIZY। देखिए बाई आज, इंडियन रेलवे LO। तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से अगर विपरीत की बात करें हम, और विपरीत लिखे क्रॉस में उल्टे करके, मतलब इधर वालों के इधर और इधर वालों के इधर, इस तरीके से तिरछे लिखने हो तो देखिए BOTTLE को क्या लिखने वाले हैं एव, LO लो, GT रोड तो T का G, O का LO लो और B का Y, तो YOGGLY, YOGGLY। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें हमें अगली श्रृंखला जो है, अगला नंबर बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहले अक्षर को देखते हैं, ये 16 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 22। तो हम गौर से देखें तो यहाँ देखिए 16 और 2 18, 18 और 2 20, उस हिसाब से देखें तो 20 और 2 22। तो यहाँ पे ना 2 बढ़ जाएगा, 22 और 2 24 हो जाएंगे। और 24 की अगर हम बात करें तो क्या आएगा x। तो x तो कई ऑप्शनों में है, पहले में देखिए सभी में है, तो उसकी तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अगर यहाँ देखें 7 और 5 12, 12 से अगर 19 पे जाएँ तो कितना 7 बढ़ा है, 12 और 7 19, और 19 से 28 पे जाए तो 11। तो 5 और 2 7 है ना, 2 बढ़ गए ना, फिर 7 और 2 11, फिर 2 बढ़े तो कितना बढ़ेगा 13 बढ़ेगा। तो 13 को अगर 28 में जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है। 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 11 कितना हुआ है हमारा 28। 28 के बाद अगर हम देखें यहाँ पे नहीं, अच्छा हम ही खुद कन्फ्यूज है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 19 है और ये कितना है 28 है, तो कितने जुड़ेंगे 9, उसके बाद 11 आएगा, और 11 आएगा तो कितना आएगा 39 माफ़ कीजिएगा। तो ये 5 था 7 था, और देखिए 28 और 29 का अंतर, हम यहाँ पे 11 ले गए थे गलती से, तो 9 होगा यहाँ पे है ना, और 5 और 2 7 और 2 9 और 9 के बाद 11, तो 28 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39। x 39 भी 2 में है, तो इधर भी चलते हैं। देखिए 11, ये 16 है, ये 21 है, और z जो है 26 है। गौर से देखिएगा 11 और 5 कितना हो गए 16, 16 और 5 21, 21 और 5 कितना 26। अब सवाल ये है कि अगर 26 में 5 जोड़ दो तो कितना होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आगे हमें लिखना हो तो सीधी सी बात है, अगले 5 अंक चले गए तो क्या चले जाएगा ई चला जाएगा, 5वां 5 ही आ जाएगा बस। तो x 29 ई जो कि आपके ए ऑप्शन में है। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है, गिनकर बतानी है कि कितना है, 24 16 12 या फिर 21 इसका ऑप्शन है। तो चलिए गिनते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर एक क्या है आयत या रेक्टेंगल जो भी आप इसे कहें, अगर इस तरीके से 2 ही त्रिभुज बने, जैसे ये क्रॉस करते हैं तो जितने भी बॉक्स यहाँ पे बनते हैं 1 2 3 4, तो आप उसका डबल कर देंगे तो 4 दूनी 8। इस तरीके से क्या बन जाते हैं हमारे त्रिभुज गिने जाते हैं। ये तरीका है जब भी क्रॉस हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12 त्रिभुज होंगे। ऐसे कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16 त्रिभुज इसके अंदर है। तो अगर आप गौर से देखेंगे इतना काम तो यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने 8। तो अगर इतनी बात करी जा, जैसे कि ये इससे मैच कर रहा है, तो 8 दूनी 16, तो 16 त्रिभुज तो यहाँ पे भी हुए। अब इसे जॉइंट करने के बाद अलग से त्रिभुज कितने हैं वो काउंट करने हैं। तो देखिए एक तो यही हो गया जिसपे मैंने पेन फेरी, एक तो यही है, और 2 ये अलग अलग आपको दिख ही रहे होंगे, तो 3 तो ये हो गए। ऊपर वाले हिस्से में एक तो पूरा और 2 इधर, एक इधर एक इधर, तो 3 हो गए ना त्रिभुज। अब देखिए ये वाला और ये वाला अगर जॉइंट होगा तो इस लाइन पे यहाँ से यहाँ तक अगर इसको और इसको मिला दे एक त्रिभुज, ये और रिजल्टेंट आएगा इनके मिलने से, और एक त्रिभुज और ये आएगा, तो 2 ये त्रिभुज और आ रहे हैं। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज से एक बड़ा त्रिभुज ये बन जा रहा है, और ये और कोई नहीं बनना है, 2 एक्स्ट्रा ये बने हैं। तो 16 और 5 कितने हो गए 21। तो इसमें इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं भाई 21 त्रिभुज हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को बताना है निम्नलिखित में से प्रतीकों का कौन सा युग्म विपरीत भुजाओं पर होगा। तो यहाँ पे एक पासा है खुला जिसके 6 फेस आपको दिए गए हैं, और आपको पता होना चाहिए जो तीसरे नंबर का होता है वो एक दूसरे के जैसे 1 2 3 विपरीत होता है। मतलब कि देखिए अगर हम थोड़ा समझें तो जैसे यही है, इसको ही ले लेते हैं हम,
तो अगर ये फेस हम यहाँ देखें, ये वाला फेस, तो जस्ट तीसरे के देखिए, एक तो खुद ही हो गया है ना, 2 और ये 3, तो ये है ना देखिए 1 2 और 3 ये विपरीत पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ने वाले हैं हमारे, विपरीत पढ़ने वाले हैं। किसी भी फेस को देखिए आप लगातार, देखिए इसको देखिए 1 2 और 3, तो ये जो है 1 2 और 3 विपरीत पढ़ेंगे। तो लगातार अगर हम बात करें, अगर इसे फोल्ड करा जाएगा, ये ऊपर जैसे यहाँ पे है और इसे नीचे किया जाएगा और ये यहाँ से ऐसे नीचे किया जाएगा, तो ये एक दूसरे के विपरीत आएंगे। तो 1 2 3 थर्ड जस्ट क्या होगा, विपरीत होगा। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज की विपरीत क्या होगा, डॉलर होगा। अगर और को भी देखना तो हैज़ 1 2 और 3, हैज़ विपरीत क्या होगा, @ होगा। और कोई कहे अभी बच्चे हुए आपस में हो जाएंगे भाई, स्टार के अपोजिट ये हो जाएगा एंड। उस हिसाब से देखें तो हमें परसेंटेज और डॉलर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। विपरीत पूछा है इन्होंने। स्टार की बात करें तो ये हैज़ और स्टार, तो यहाँ देखो है भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। @ के साथ क्या था, हैज़ था, ये भी नहीं होगा। एंड और ये, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है, परसेंटेज और डॉलर। तीसरे नंबर 1 2 3, तीसरे नंबर पे यहाँ पे अगर देखें जो हमारे पेयर मिले हैं उसके अनुसार जो ऑप्शन है ए सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि परसेंटेज और डॉलर क्या है, तीसरे नंबर के हिसाब से विपरीत पर है। तो उम्मीद आपको क्लियर है और चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखिए इस सवाल को करते हैं। क्या है कथन, सभी धूल प्रकृति है, कोई प्रकृति नदी नहीं है, सभी पानी नदियां हैं और कुछ तरल पानी है। तो यहाँ पे कथन है, मतलब एक नहीं 4, और उसके निष्कर्ष हैं 3। तो हमें इसे पढ़ के ये बताना है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है इसे हम वैन आरेख की सहायता से कर सकते हैं, तो उसी तरीके से हम करेंगे, हम इनके वैन आरेख बनाएंगे। यहाँ पे सभी पानी नदियां हैं, कुछ तरल पानी है। यहाँ पे लिखा है सभी धूल प्रकृति है, तो सभी जो के साथ जिसके साथ है वो अंदर आएगा, है ना, इस तरीके से। तो हम धूल को अंदर लेंगे और क्या है, प्रकृति, प्रकृति को ऐसे बाहर लेंगे। सभी वाला अंदर और कुछ वाला बाहर चलता है, और प्रकृति के लिए कुछ चल जाएगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रकृति है, कोई प्रकृति नदी नहीं है। तो जो प्रकृति है इनके बाहर वाला सर्किल, उसे बना कर दिया गया है, क्या नहीं है वो, नदी। नदी नहीं है, कोई प्रकृति नदी नहीं है, सभी पानी नदियां हैं। तो पानी जो है वो सभी के साथ लगा हुआ है, तो जो पानी है वो नदी के अंदर आएगा। तो अगर हमें पानी के लिए वैन आरेख खींचना हो तो इस तरीके से सर्किल करेंगे और अंदर आएगा। आगे अगर हम बात करें, सभी पानी क्या है, नदियां हैं, कुछ तरल पानी है, कुछ तरल क्या है भाई, पानी है। तो कुछ लिक्विड कुछ तरल क्या है, पानी है। तो कुछ के लिए पानी के अंदर जाएगा, तरल की बात हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़े कि सभी धूल क्या है भाई, तो सभी अंदर और प्रकृति बाहर आया। कोई प्रकृति नदी नहीं है, तो प्रकृति यहाँ पे बाहर वाला सर्किल था, तो इसको क्रॉस करके नदी हमने इधर बनाया। फिर कहा कि सभी जो है क्या, पानी वो क्या है, नदियाँ हैं। तो सभी पानी क्या है भाई, नदियाँ हैं। और कुछ तरल पानी है, तो हमने तरल को इस तरीके से बनाया पानी के अंदर। अब देखिए कुछ प्रकृति पानी है, कुछ प्रकृति इसकी बात हो रही पानी की। तो बताओ अगर प्रकृति नदी नहीं है और नदी के अंदर पानी है, तो यहाँ तक जाने की संभावनाएं भी नहीं है, थोड़ी सी भी संभावना नहीं है। अगर प्रकृति नदी ही नहीं हो सकता और जो सभी पानी है वो तो नदी होना है, तो जब नदी नहीं हो सकता तो कुछ पानी होने का मतलब ही नहीं बैठता। तो पहला तो बिल्कुल क्लियर गलत हुआ आपका। सभी प्रकृति धूल है, सभी प्रकृति धूल है, ये गलत हुआ। सभी धूल क्या है, प्रकृति है, तो जो अंदर है ना वो सभी चलता, कुछ प्रकृति तो चल जाता। यहाँ पे सभी गलत हो गया, क्योंकि सभी जो होता है ना अंदर होता है, और प्रकृति क्या है, बाहर है, और धूल क्या है, अंदर है। तो सभी प्रकृति कहना गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे चल जाता, क्योंकि बाहर वाले के लिए कुछ चलता है, अंदर वाले के लिए धूल। तो सभी बाहर है, मतलब प्रकृति क्या है, बाहर है, इसलिए उसके लिए सही नहीं, सभी नहीं चलेगा, ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। सभी नदियाँ तरल है, सभी नदियाँ तरल है। देखो कुछ पानी क्योंकि तरल है, उस हिसाब से कहें कुछ नदियां तो तरल कह सकते थे, लेकिन सब कहना बहुत ही गलत बात होगी, बिल्कुल क्लियर नहीं है हमें डाटा, और क्लियर ना होने की वजह से भी हम क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि हम इस सवाल का आंसर क्या देंगे, ए देंगे। तो उम्मीद आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए भाई इस सवाल को करिए, वैन आरेख का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें लिखा है स्नातक, यानी कि इसके अंदर जो भी व्यक्ति या जो भी नंबर्स हैं वे स्नातक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं त्रिभुज के अंदर। यहाँ पे एक वर्ग है, स्क्वायर कह सकते हैं, जो कि क्रिकेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक सर्किल है जो कि ऑस्ट्रेलियन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति जो हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। और सवाल वो रहा कि कितने ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति हैं, न तो स्नातक है और न ही क्रिकेटर। 5, 3, 11, 17 इसके ऑप्शन है। और आप ट्राई करिए, देखिए ध्यान से, ऑब्जर्व करिए, चित्र बनाइए, खुद से प्रयास करिए, ज़्यादा बेहतर है।
तो अगर हम बात करें कितने ऑस्ट्रेलियाई, तो ऑस्ट्रेलियाई की बात करें तो ये सारे के सारे ऐड कर देने चाहिए भाई, यही तो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन उन्होंने मना क्या कर दिया, व्यक्ति न तो स्नातक हो, भाई वो स्नातक भी ना हो, तो आप त्रिभुज में क्या है, स्नातक है, तो आप त्रिभुज वाले पोर्शन को हटा देंगे यहाँ से, यानी कि ये वाला पोर्शन अब बच गया है। अब बात करें नहीं क्रिकेटर हो, तो क्रिकेटर में है तो स्क्वायर वाला यानी कि ये वाला पोर्शन हट गया है। तो अगर हम त्रिभुज को भी हटा दें, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, न स्नातक हो और न ही क्रिकेटर्स हो, तो हमारे पास क्या बचेगा, बस ऑस्ट्रेलियाई में 17 नंबर बचेगा, जो कि केवल और केवल किस में है, ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति में, ना तो ये क्रिकेटर है और ना ही ये स्नातक है। तो उस हिसाब से आंसर क्या देंगे हम, 17 देंगे। और चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो देखिए भाई एक बार इस सवाल को देखिए, कथन और निष्कर्ष का है सवाल। कथन में क्या है, बाजार में प्याज की किल्लत के चलते प्याज के दाम 60% तक बढ़ गए। निष्कर्ष क्या है, कीमतें कम करने के लिए सरकार प्याज आयात करने पर विचार कर सकती है। लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय आलू को अपनाना चाहिए। देखिए भाई, जैसे कि आप समझ ही पा रहे हैं जो बात है, कई बार देखिए निष्कर्ष ना हमारा पूरा टेंशन खींचते हैं, और इस प्रकार के शब्द होते हैं कि हमारा ना ध्यान पूरी तरीके से उन्हीं पर होता है। हम इस बात पे कंसंट्रेट करेंगे कि निष्कर्ष जो है हमें कथन से निकालने हैं। अगर कथन में ऐसा भाव है तो हम समझेंगे हाँ ठीक है, और नहीं है तो गलत कर देंगे। जैसे बाजार में प्याज की किल्लत मतलब कमी के चलते अगर दाम बढ़े हैं, तो ये बात कीमतें कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है भाई, आयत, यानी कि क्या करे, बाहर से मंगा ले प्याज को, उससे क्या होंगी, कमी जो है पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसके सापेक्ष वाक्य बिल्कुल ठीक है ये। कहीं ना कहीं जैसे कि पहले कथन में कहा है कि भाई कमी होने के कारण, है ना, किल्लत के चलते प्याज के जो दाम हैं वो 60% तक बढ़े हैं यहाँ पे। तो अगर सरकार प्याज आयात करती है तो ये वाला निष्कर्ष जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, जिससे कि आयात करने पर से कीमतें क्या हो जाएंगी, कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, क्योंकि कमी के कारण ही दाम जो है बढ़े हैं। लेकिन अगर बात इस पे करें, है ना, तो देखिए ये वाक्य आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन इसका भाव इसमें है या नहीं है वो समझना है। लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय आलू को अपनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी हमें सही नहीं लग रहा। तो कौन सा ठीक है, इसका केवल पहला ठीक है। चलते अगले सवाल पर। तो देखिए एक बार इस सवाल को भी देखिए, इसमें क्या है, कथन, कांच की बोतलों को हरे रंग के कचरे के डिब्बे में न फेंके जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अवशिष्ट वस्तुओं के लिए होता है। तो धारणा क्या है, कांच की बोतलों को इकट्ठा करने के लिए कचरे के डिब्बे अन्य पुनर्चक्रण वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कचरे के डिब्बे की तुलना में एक अलग रंग का होता है। और दूसरा है, गैर पुनर्चक्रण कचरे के साथ कांच की बोतलें फेंकी जानी चाहिए। और ये आपके हैं कि दोनों सही, या ना तो पहला सही ना दूसरा, दोनों सही, या केवल फर्स्ट या केवल सेकंड, इस तरीके की चीज़ें हैं आपके सामने। तो सोचिए आप और बताइए कमेंट में उत्तर क्या होगा, और तब तक हम भी चलिए विचार करते हैं। तो सवाल क्या है, कांच की बोतलों को हरे रंग के कचरे के डिब्बे न फेंके जो अन्य, तो इस बात का ध्यान रखिए, ये हमें जो भी करना है वो इसके अनुसार करना है, हमारे अपनी मानसिकता यहाँ पे नहीं चलेगी। इसमें देखेंगे भाव है या नहीं है। तो यहाँ है, कांच की बोतलों को हरे रंग के कचरे के डिब्बे में न फेंके, रोक दिया गया है हरे रंग में फेंकने से, और जो अन्य पुनर्चक्रण वस्तुओं के अवशिष्ट के लिए होता है, यानी कि हरे रंग का जो होता है वो ऐसी वस्तुओं के लिए जिनका पुनर्चक्रण किया जाता है उनके लिए होता है। तो कांच की बोतलें वहां न फेंके। और इसमें कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कांच के लिए क्या होता है, अलग रंग का डिब्बा होता है। तो क्योंकि यहाँ पर साफ साफ हरे रंग के डिब्बे में फेंकने से मना किया है, तो कांच की बोतलों को इकट्ठा करने के लिए कचरे के डिब्बे अन्य पुनर्चक्रण वस्तु को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कचरे के डिब्बा की तुलना में, यानी कि हरे रंग की तुलना में अलग रंग का होता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हरे रंग से कांच को मना कर दिया, इसका मतलब उसका रंग जो होगा डब्बे का, कांच वाले का, वो अलग होगा। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जब हरे रंग में मना कर दिया है क्योंकि उसमें पुनर्चक्रण वाली अवशिष्ट वस्तुएं आएंगी, और यहाँ पे ये कहा गया है कि पुनर्चक्रण के लिए जो इकट्ठा की जाने वाली है उनसे अलग रंग का होगा, तो ये कहीं ना कहीं सही है। और बात करें गैर पुनर्चक्रण के कचरे में, तो इसमें कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया कि भैया अगर आपको हरे में नहीं फेंकना तो आप ऐसे में फेंकेंगे जिसमें गैर पुनर्चक्रण की बात हो रही हो, यानी कि जहाँ पर जिनका दोबारा से चक्रण न किया जा सकता हो। कांच की बोतलों का भी पुनर्चक्रण शायद संभव है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए अगर हम ये भी बात कहते हैं तो ये भी गलत होगा। लेकिन गैर पुनर्चक्रण का तो यहाँ पे कोई शब्द है ही नहीं, ये भाव इसके अंदर है, तो पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा। तो हम कहेंगे कि केवल जो है पहला सही है। इसके आधार पर हम सी उत्तर यहाँ पे इसका देना चाहेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लियर है और आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई हो। आज इतने रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।